चलिए इधर अपने लास्ट टॉपिक पे या लास्ट टर्न पे अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, जिसमें बहुत सारी बातें अपन ने कंप्लीट की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है उस तंत्र के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के इस पूरे के पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और इस सिस्टम के फॉर्मेशन करने के लिए दो टाइप्स के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला ऑर्गन्स कौन से थे? प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। और दूसरे कौन से थे? सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स का क्या वर्क था? जहां पर भी बी लिम्फोसाइट, क्योंकि तुम्हें पता है प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण के लिए कितनी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है? दो। पहली कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट। और दूसरी कौन सी होती है? टी लिम्फोसाइट। जहां पर भी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा? परिपक्वन होगा, वहां पर ही कौन से ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होंगे उस पूरी क्रिया के लिए? प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। और प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है रे? बोन मैरो। बी तो तुम्हें पता है फर्स्ट नंबर आता है कि नहीं आता है? अब दूसरी बात किसकी करेंगे? थाइमस की। समझ गए बात मेरी? कितने ऑर्गन्स है इसके अंदर? दो। पहला कौन सा है रे? बोन मैरो बी। और दूसरा कौन है? थाइमस। अब इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का नाम क्या था? सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स। और सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स क्या करेंगे? विभेदन। किसका विभेदन करेंगे? बी और टी का। और बी और टी का विभेदन करने वाले टोटल कितने ऑर्गन्स होंगे तुम्हारे पास? चार। चार में पहला कौन सा होगा? लसिका और लसिका गाटे, लिम्फ और लिम्फ नोड। ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा अपने पास? कौन से? टॉन्सिल, जो तुम्हारे गले में बनते हैं। तीसरा कौन सा है? प्लिया, जिसे स्प्लीन कहते हैं, जिसे तुम्हारे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। भूत दिखते हैं नहीं जहाँ पे, वैसे ही तुम्हारी बॉडी में भूत का एक सिस्टम होता है जहाँ आरबीसी मरी हुई पड़ी रहती है, जिससे तुम डे नाइट तुम्हारी बॉडी के अंदर रात को तुम्हें डराते हैं। ठीक है, वो है आरबीसी का कब्रिस्तान, जिसे क्या कहते हैं अपन? प्लिया। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल कौन सा अपने पास यहाँ पे? पेयर पेचेस, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिनको तुम्हें नाम अभी याद रखना है, बाद में इसको समझेंगे भी सही। ठीक है। इसके बाद अपन ने बात की थी जितने भी तुम्हारे ये लिम्फोसाइट ऑर्गन्स होते हैं, इन लिम्फोसाइट ऑर्गन्स पे एक विशेष आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? माल्ट का। और माल्ट का पूरा नाम क्या होता है? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है ना। और जितने भी ये ऑर्गन्स होते हैं जो तुम्हारे पूरे प्रतिरक्षा का फॉर्मेशन करते हैं, उसके कितने प्रतिशत भाग में माल्ट पाया जाता है? 50% भाग में। समझ गए बात मेरी यहाँ तक? और ये अपन ने लास्ट टर्न पे देख चुके थे। आज अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? प्रतिरक्षा रोग। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम, इसी इम्यून सिस्टम के खराब होने से नहीं, इम्यून सिस्टम खुद तुम्हारी बॉडी में क्या करवा देता है? रोग करवा देता है। ये खराब नहीं होता, ये क्या होता है? तुमने देखा होगा, एक कंडीशन बताता हूं मैं तुम्हें, बहुत सिंपल सी कंडीशन समझना। यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है, इसमें क्या होता है? ज्यादा हाइपर हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हारे पास आया, मैं आया क्लास के अंदर, अरे क्या रहा है पीछे लास्ट, तो मैं कभी कभी ऐसे डराता हूँ कि नहीं डराता? तो तुम डरते हो कि नहीं? यानी मैं सामान्य कंडीशन में क्या होता है? बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ। समझ हो कि नहीं? तो हाइपर होने की कंडीशन, जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता हूँ, तो जब गुस्सा होता हूँ, इससे मेरे को लॉस होगा कि तुम्हें लॉस होगा? मैं इससे ज्यादा लॉस किसको करूंगा? मैं तुम्हें। मेरे को गुस्सा आएगा, मेरा खुद का तो लॉस करूंगा, तुम्हारा भी लॉस करूंगा कि नहीं करूंगा? समझोगे नहीं? तो जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होती है, तो वो खुद की बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, जिससे हाइपर बीपी वगैरह बहुत सारी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। और जब तुम्हारी बॉडी के कारण ही तुम्हारी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा रोग। और ये रोग किसके कारण उत्तरदायी होगा? प्रतिरक्षा तंत्र के कारण होगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा रोग। समझ आई? यानी प्रतिरक्षा से संबंधित जितने भी रोग यहाँ पे अपन ने पढ़ने हैं, वो सारे के सारे किस प्रकार से होंगे, ये समझते हैं अपन। ठीक है ना। यहाँ पे वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिरक्षा तंत्र वीक होगा उसके बाद तुम्हें रोग होगा, वो तो सभी के अंदर होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अब ये बात करेंगे अपन कि तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र कौन कौन से रोग तुम्हारी बॉडी के अंदर कर सकता है जब वो सही तरीके से वर्क नहीं करे। समझ में आई बात? क्या समझना है? यहाँ पर अपन को कितने डिसऑर्डर देखने हैं टोटल?
दो, पहला कौन सा है? एलर्जी। दूसरा क्या है? स्व प्रतिरक्षा रोग। क्या नाम है? पहला नाम क्या है रे? और दूसरा नाम क्या है? अब देखो एलर्जी के अंदर तुम्हें कितने नाम याद रखने हैं? 3 में पहला कौन सा है? हे फीवर। हाई नहीं, हे फीवर, ठीक है। क्या नाम है? दूसरा कौन सा है? वो अलग बात है, यहाँ पे अस्थमा के 2-4% हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो बात की? ये कोई सामान्य रोग है, बहुत सारों में देखने को मिलता है। पहला कौन सा है एलर्जी में? हे फीवर। दूसरा कौन सा है? अस्थमा। और तीसरा कौन सा है? इम्फेंथेटिक, ठीक है ना। 3 नाम तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। समझ में आई बात मेरी क्या? अब बात करते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग की। स्व प्रतिरक्षा रोगों के अंदर कितनी बात करनी है अपन को? 4 के साथ एक और 5 ही और जोड़ देता हूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। और 5वां कौन सा है दे रखा तुम्हारे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो टोटल कितने हैं स्व प्रतिरक्षा रोग के डिसऑर्डर? 5 में पहला कौन सा है? ग्रेव्स। दूसरा कौन सा है? हाशिमोटो। तीसरा माइस्थेनिया ग्रेविस। और चौथा कौन सा है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस। 5वां कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। कितने नाम याद रखने हैं? 5 में पहला कौन सा है? ग्रेव्स रोग। दूसरा हाशिमोटो। तीसरा माइस्थेनिया ग्रेविस। चौथा रोमेटॉइड आर्थराइटिस। और 5वां कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो याद रहेंगे तुम्हें प्रतिरक्षा रोग के अंदर कितने रोगों की बात करनी है टोटल? प्रतिरक्षा रोगों के अंदर कितने करनी है रे? 2 में पहला कौन सा है? एलर्जी। दूसरा कौन सा है? एलर्जी में कितने हैं? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। और दूसरे रोग की बात करते हैं कौन से? स्व प्रतिरक्षा रोग। टोटल कितने हैं? 5 में पहला कौन सा है? ग्रेव्स। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। नाम याद रहेंगे क्या? और यही क्वेश्चन आता है तुम्हारे, नाम ही पूछा जाता है, लेकिन अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे होता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी बात भी अपन करेंगे। समझो? पहली बात किसकी करेंगे अपन? एलर्जी की। अब एलर्जी क्या है? मान लो एक ऐसी कंडीशन है, सुनते चलना, जैसे कि ये मान लो तुम्हारे कौन है? कौन है? परवीन जी सर को मैंने बोला, ठीक है ना। चलो एक समझते इस टॉपिक को। मैंने परवीन सर को बोला कि आज आपकी क्लास मैं लूंगा। परवीन सर आए, पूरे दिन आप क्लास लेते हो, ठीक है ना। हाइपर हो गए, एकदम से हाइपर होते हैं कि नहीं जल्दी से। तो तुम्हारी बॉडी भी ऐसा ही काम करती है। अगर मान लो थोड़ा सा उद्दीपन दिया, थोड़ी सी मैसेज पहुंचाया और एकदम से जो हाइपर हो जाती है तुम्हारी बॉडी, तो उसके कारण तुम्हारी बॉडी में एक डिजीज हो जाता है, एक रोग होता है, एक इफेक्ट तुम्हारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? एलर्जी, ठीक है ना। हल्का सा उद्दीपन देते ही अगर कोई चीज तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा उद्दीपित हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एलर्जी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल समझते हैं अपन, ये धूल के पार्टिकल कहाँ चले गए? तुम्हारे मुख गुहा से या तुम्हारे नाक के द्वारा कहाँ चले गए? तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए। अब बॉडी के अंदर गए और बॉडी के अंदर लगा, बॉडी को लगा कि अब कुछ बड़ी चीज आ गई और सारे के सारे जो तुम्हारी बॉडी ये प्रतिजन है वो बन के टूट पड़े, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट उसके ऊपर टूट पड़े और उसके मारने की कोशिश कर रही है। समझ नहीं? जबकि वो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तुम्हारी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रही थी, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, बहुत ज्यादा उसके ऊपर टूट पड़ी। जैसे तुम कभी कभी हाइपर होते हो नहीं? चैप्टर जैसे कि मान लो बहुत सिंपल सा है, जैसे तुमने अभी चैप्टर पढ़ा डीएनए वाला, चैप्टर पेज में बहुत सारा बड़ा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन चैप्टर बहुत सिंपल सा है। तुम अगर उसको समझोगे तो बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसको लेकर हाइपर हो रहा है। यार क्या चैप्टर है, ये याद नहीं रह रहा है, वो याद नहीं रह रहा है, ये नहीं रह रहा, केवल तुम ये सोच रहे हो दिमाग के अंदर, ठीक है ना। दिमाग में यही चीजें चल रही है कि ये याद नहीं रहेगा मेरे को, ये याद नहीं रहेगा, ये याद नहीं रहेगा। इतना याद रखो कि मेरे को क्या क्या याद नहीं रहेगा, इतनी देर में तुम क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। समझोगे नहीं बात? और जब तुम्हारी बॉडी उसके बारे में फालतू सोचने लगेगी तो तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे क्या करेगी? चैप्टर से खौफ उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हें लगेगा वो चैप्टर तुमसे होना ही नहीं है। और वैसी कंडीशन तुम्हारी बॉडी के साथ होती है। एक छोटा सा पार्टिकल तुम्हारी बॉडी के अंदर, बहुत छोटी सी समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन तुम्हें निकालना है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो उसके ऊपर लेके जाके पड़ गई, पूरी जितनी बॉडी के पार्टिकल्स थे सारे उसको मारने में लगे, जिससे क्या होगी? तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और जिसके कारण तुम्हें एक रोग होगा जिसका नाम क्या होगा? एलर्जी। समझ में आ रही है बात मेरी? जब तुम्हारी बॉडी बाहर से आने वाले विशेष
छोटे छोटे पार्टिकल्स जो तुम्हारे लिए इतने ज्यादा हानिकारक नहीं होते, जैसे धूल के कण हो सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा एक फूल लिया और इस फूल को कोई फीमेल स्मेल लेती है ऐसे, ठीक है ना, सूंघती है तो एकदम से उसे छींके आने लग जाती है, वो भी एक टाइप की एलर्जी है। लेकिन वो कब होगी? जब उस धूल के पुष्प के अंदर जो पराग कण है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होंगे और तुम्हारी बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम उसको टूट पड़ रहा है, उसके ऊपर मारने के लिए लग गया। उस समय तुम्हारी बॉडी ज्यादा नॉर्मल रेस्पॉन्स दर्शाना था, लेकिन तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है? हाइपर रेस्पॉन्स दर्शा रही है, और उसी को बोला जाता है एलर्जी। एलर्जी और कुछ नहीं है, हाइपर रेस्पॉन्स है। जैसे तुम कभी कभी एक छोटी सी बात को लेकर के हाइपर रेस्पॉन्स दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते? कभी कभी हुआ होगा, ठीक है ना, तो छोटी सी बात होती है और तुम उसके प्रति बहुत बड़ा रेस्पॉन्स दर्शाते हो, उसी को ही अपन एलर्जी कहते हैं। एलर्जी कुछ और है ही नहीं, तुम्हारा गुस्से वाला जो स्वभाव होता है वही तुम्हारी एलर्जी, और कुछ है ही नहीं एलर्जी। नॉर्मल सी बात करूँ तो समझ में आ रही है बात क्या? तो एलर्जी की डेफिनेशन क्या होगी समझना, जब कोई छोटे से पार्टिकल तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होती है तब तुम्हारी बॉडी सामान्य से ज्यादा सक्रिय होकर के, तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होकर के उसे मारने की कोशिश करता है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। समझ में आई बात क्या? जो पार्टिकल तुम्हारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव करेंगे उन सभी पार्टिकल्स को अपन क्या कहेंगे? एलर्जन कहेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? समझ में आ रही है क्या? किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। अब देखो छोटे से पार्टिकल जिन्हें अपन ने क्या बोला, जो तुम्हारी बॉडी में एलर्जी उत्पन्न करेंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन? एलर्जन। एलर्जन कौन हो सकते हैं? धूल के कण हो सकते हैं, धुआं हो सकता है, ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है, या पुष्प के परागकण हो सकते हैं। जब ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएंगे तब ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे? सामान्य करेंगे या बहुत ज्यादा हाइपर कर देंगे? और बहुत ज्यादा हाइपर करने की क्रिया जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? एलर्जी। समझ में आई क्या बात? यही तो लिखा मैंने, धूल के पार्टिकल जा रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जिन्हें अपन क्या कहते हैं? एलर्जन। जिससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? मोर एक्टिव हो जाता है। मोर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और जब ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है तो तुम्हें क्या हो जाती है? एलर्जी। समझ में आई क्या बात? किसी को दिक्कत है क्या यहां तक? जब भी एलर्जी को याद करना है किसको याद रखोगे? किसको याद रखो? परवीन जी सर को नहीं याद रखना है, किसको याद रखना है? गुस्से को। समझ गए बात मेरी? आगे बात समझे। जब भी एलर्जी याद आए किसको याद रखना है? गुस्से को। उस समय गुस्सा आता है जब तुम हाइपर होते हो कि नहीं होते? और एलर्जी आएगी तब हाइपर तो होगा, लेकिन कौन हाइपर होंगे? तुम होंगे कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम होगा? इम्यून सिस्टम होगा। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो बाहर से थोड़ा उद्दीपन मिलता है, किसी न किसी रीजन से गुस्सा आता है, मन बड़े जैसे गुस्सा आ जाता है किसी रीजन से। यहां पर भी तुम्हारी इम्यूनिटी के मोर एक्टिव होने का कोई न कोई रीजन होगा क्या? और वो रीजन क्या होंगे? एलर्जन। आगे बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है एलर्जी में? बताओ एलर्जी का कारण क्या होता है? रीजन क्या होता है? एलर्जन। समझ गए क्या कारण होता है? एलर्जी किसका समवर्ती है? किसके सम्मान मान सकते हो? जब भी तुम्हें एलर्जी को याद रखना है किसको? गुस्सा। गुस्से में तुम क्या होते हो? हाइपर। एलर्जी में भी तुम क्या होंगे? हाइपर। तुम होंगे कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम होगा? बस इतनी सी बात रखनी, पल्ले बड़ा कुछ क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब ये एलर्जी, जो एक एलर्जी है, गुस्सा एक प्रकार का आता है कि बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर? अलग अलग प्रकार के। देखना कैसे, मुंह से गालियां निकलेगी कि नहीं निकलेगी? समझोगे नहीं? कभी कभी जूते बढ़ के ऐसे मारूंगा, ठीक है ना, कभी डंडे पड़ेंगे तुम्हें, कल पड़े थे कि नहीं? तो गुस्सा दो तरीके से निकल सकता है, गालियों के रूप में निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, और दूसरा के रूप में निकल सकता है, हाथ पैर वगैरह चल सकते हैं, जूते वगैरह, ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? मुठभेड़ देखी हुई है? लड़ाई देखी हुई है कभी? एक लड़ाई होती है बोलचाल में, ठीक है ना, एक बोल रहा इधर से, एक बोल रहा इधर से, और दूसरी लड़ाई कैसी होती है? जिसमें तुम्हें बहुत मजा आता है कि खून आ रहा है, मजा आ रहा थोड़ा अभी और, समझोगे नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसी लड़ाई होगी। तो यहाँ पर भी जो एलर्जी होगी वो बहुत टाइप प्रकार की होती होगी। अपन को यहाँ पे कितने टाइप की एलर्जी पढ़नी है तुम्हें? 3 में पहली कौन सी पढ़नी है? हे फीवर। क्या होता है समझना, ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, समझो नहीं? यहां से तुम सांस लेते हो कि नहीं लेते हो रे? लेते हो सांस? सारे जिंदा हो के मरे हुए हो? अब मैं सांस बोल रहा हूँ, जो शादीशुदा है उनको तो कुछ और सांस के सर, ठीक है, वहीं बैठे हैं, सही है ना मुकेश जी? अब देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा नाक है कि नहीं है रे? यहाँ से तुम क्या लेते हो? सांस को छोड़ो, श्वास, ठीक है, रेस्पिरेशन बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना? नहीं तो मेरे को ही फिर सांस से फिर मेरे को याद आता है, मैं मन में गालियाँ बोलता हूँ, ठीक है ना? समझ
देखो इधर कि भाई ये जिंदगी अच्छी खासी बीत रही थी, कहाँ खराब कर दी। अब देखो यहाँ पे समझो, ये तुम्हारा क्या है, नाक है कि नहीं, और यहाँ से तुम क्या लोगे, श्वास। क्या लोगे, श्वास में क्या लोगे, ऑक्सीजन। मन पड़े ऐसी नहीं है, तुम्हारे पास चॉइस होगी कि ये सांस के ये सांस के ये सांस, चॉइस नहीं है। कितनी है तुम्हारे पास, एक ही। क्या लेनी है तुम्हें, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, तुम्हारे मुख में भेजेगी तुम्हारे। देखो इधर, सबसे पहले जाएगी तुम्हारे नाक में, नाक से जाएगी तुम्हारे कहाँ पर, ग्रसनी में, ग्रसनी से जाएगी कंठ में, कंठ से जाएगी तुम्हारी श्वास नली में। समझ गए। अब देखना, श्वास नली से ये श्वसनिका वगैरह बन के फेफड़ों तक पहुंचती है। तो अगर मान लो तुम्हारा जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना, श्वास नली तक भाग का भाग है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल घुस गया ऊपर वाले भाग में, नाक में कहीं पर, ग्रसनी में, या श्वास नली तक कहीं पर रुक गया, समझ गए। यानी उस टैग में अपर भाग बोल सकता हूँ कि नहीं, इतने भाग को, और जितना नीचे वाला भाग है उसे लोअर भाग बोल सकता हूँ कि नहीं। अगर कोई भी धूल का कण तुम्हारे अपर ट्रैक के अंदर होगा तो तुम्हें कौन सा रोग होगा, हे फीवर। और अगर वो नीचे तक चला गया, तुम्हारे फेफड़ों तक पहुंच गया, तो उसे क्या बोलेंगे, अस्थमा। ज्यादा हानिकारक कौन सा होगा बताओ, हे फीवर होगा कि अस्थमा होगा। समझो कि नहीं समझो, क्योंकि ऊपर वाले भाग से तुम इस पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकाल सकते हो कि नहीं। अब तुम्हारे लिए लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, रेस्पिरेशन के लिए। और लंग्स में अगर तुम्हारा पार्टिकल चला गया तो लंग्स खराब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ज्यादा खतरनाक कौन है, हे फीवर है कि अस्थमा है, अस्थमा है। समझ गए बात मेरी, बहुत सिंपल है, तुम समझोगे तो समझना है बस। अगर तुम रटने की कोशिश करोगे तो एक एक पॉइंट तुम्हें याद करना पड़ेगा, और याद करोगे तो भूल जाओगे। तुम्हें समझना है, हे फीवर में क्या करोगे, ऊपर तक, समझ गए। और अस्थमा में कहां तक जाएगा, नीचे तक। तो ज्यादा हानिकारक कौन है, अस्थमा। अब सुनना मेरी बात। अब देखो, जो पार्टिकल तुम्हारे यहां तक है, उस पार्टिकल को आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये इतना हानिकारक नहीं, इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन क्या अस्थमा में अगर कोई पार्टिकल तुम्हारे लंग्स के अंदर पूरे के पूरे जमा हो गए तो उसको निकालना क्या इजी होगा कि मुश्किल होगा। तो यही कारण होता है कि अस्थमा का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, समझ गए। जब भी तुम्हें याद आए कि अब मेरी सांस नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है, सांस मतलब समझो कि नहीं समझो, सांस नहीं आ रही है, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पंप लेना पड़ेगा। यानी तुम्हारी जिंदगी किस पे आधारित होगी, पंप पे। अगर पंप अलग हो गया तो तुम भी क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। पल्ले बड़ा कुछ पल्ले बढ़ गया ना, ये बोल रहा हूं मैं तो। ले भाई, समझ आ गया। सो जिसको होता है ना वो समझ जाता है कि मेरे सामने क्यों देख रहे। समझ गए बात मेरी, पल्ले बढ़ गया तुम्हें। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कौन घुस जाए, एलर्जन। एलर्जेंस क्या होते हैं मैंने बताया क्या। तो सांस लेने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी रे, क्यों होगी, सुनना अभी मेरी बात। ये तुम्हारी नली है, क्या है, श्वास नली। अब ये श्वास नली से ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है रे, ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं, सांस जा रही है कि नहीं जा रही है। और यहाँ बीच में कौन फंस गया, तुम्हारे ये धूल के कण। क्या अब जितना सांस जाना चाहिए, जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। तो तुम सही से श्वास ले पाओगे क्या, और इसी क्रिया को अपन क्या बोलेंगे, हे फीवर। और अगर यही क्रिया तुम्हारे नीचे वाले, ये श्वास नली से बहुत सारी श्वसनिका निकल गई और ये यहाँ से आगे गई लंग्स के अंदर। अब तुम्हारी कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पे जाके फंस गया, लंग्स के अंदर जाके फंस गया, तो अब क्या होगा, तो क्या यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन रह पाएगी, ये कम ऑक्सीजन रह पाएगी, कम ऑक्सीजन रह पाएगी। तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे कि कम कर पाओगे, सांस लेने में दिक्कत होगी ये नहीं होगी। समझ में आई बात क्या। तो दोनों में ये होता है, जब तुम्हारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी पार्टिकल एलर्जेंस जमा हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, हे फीवर। जब लोअर में जमा हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अस्थमा। समझ गए। हानिकारक कौन सा है ज्यादा, अस्थमा। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे का नाम क्या है, एन्फेटेट। अब क्या हुआ, मान लो तुम्हें एक चीज बताता हूं, चलो। तुमने देखा हो, तुम कभी किसी भी रोग के लिए टैबलेट लेते हो, ठीक है ना। डॉक्टर वो टैबलेट देता है तो तुम्हें एक mg की देता है। कभी भी जो mg ज़्यादा होती है, छोटे बच्चों में क्या करता है, उस टैबलेट को टुकड़े करने में लेके बोलता है। अगर कोई किसी की एज होती है 5 साल तो उसे पूरी टैबलेट लेने का नहीं बोलता, कैसे, इसके 2 टुकड़े कर देना, एक टैबलेट अभी ले लेना, एक टुकड़ा अभी ले लेना, एक टुकड़ा शाम को ले लेना। ऐसा कभी सोचा ऐसा क्यों होता है,
समझना इधर, जो टैबलेट्स होती है उसके ऊपर लिखा हुआ mg लिखा हुआ होता है, वो उसकी कैपेसिटी है। अगर कम mg है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, कम होगी, और ज्यादा mg का है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अब तुमने अपनी बॉडी के अंदर टैबलेट ले लिया, अब टैबलेट औषधि या मेडिसिन लिए, ये जाएगी कहाँ पर, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी कि नहीं, और डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ जाएगी, तुम्हारे ब्लड के अंदर। अब समझना, ब्लड के अंदर अगर ये इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा रेस्पॉन्स दर्शाएगी कि नहीं, और ज्यादा क्रिया दर्शाएगी तो क्या हो जाएगी, तुम्हें एलर्जी, और एलर्जी होगी तो क्या होगी, तुम्हारे पूरी बॉडी पर व्हाइट धब्बे हो जाएंगे, रेड धब्बे हो जाएंगे पूरी स्किन। देखा हुआ है कि नहीं, जब कोई मेडिसिन देता है डॉक्टर, उससे एलर्जी होती है तो तुम्हारी पूरी बॉडी में खुजली आने लगती है, ऐसे इचिंग होने लगती है और रेड स्किन पड़ जाती है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि डॉक्टर ने जो तुम्हें मेडिसिन दी है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा, और वो तुम्हारी बॉडी में अगर ज्यादा मात्रा की मेडिसिन होगी तो तुम्हारी बॉडी में क्या करेगी, एलर्जी उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, एलर्जी कब होगी, जब तुम्हारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। भले वो तुम्हारा बॉडी का होगी, भले बाहर से तुम टैबलेट दे दो तो भी एक्टिव होगा कि नहीं होगा। अब इसके अंदर यही हो रहा है, जब तुम्हारी बॉडी को बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा की इम्यूनिटी दे दी गई है, अब तुम्हारी बॉडी उसको झेल पाएगी क्या, नहीं झेल पाएगी, तो एलर्जी उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी। तो एलर्जी उत्पन्न होगी ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि उद्दीपन मिल गया है। और तुम्हें पता है ब्लड के पास क्या होता है, हिस्टामिन, और हिस्टामिन होगा तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा कि नहीं होगा, और वेजोडाइलेशन होगा तो धमनी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, फूल जाएगी तो ब्लड ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ब्लड ज्यादा होगा तो बताओ अनुक्रिया ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सूजन आएगी कि नहीं आएगी, सारी क्रिया यहाँ पर होगी। पल्ले पड़ा कुछ क्या, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, दिक्कत हो तो बोल देना पहले, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोल देना पहले, है किसी को। लास्ट वाला वापस से सुनो। अब तुमने मेडिसिन ली, मेडिसिन ली तो मेडिसिन कहाँ जाएगी, तुम्हारे ब्लड के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, और ब्लड में जाएगी और उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा। तुम्हें कम लेनी थी लेकिन डॉक्टर ने क्या दी थी, ज्यादा मात्रा। अब ब्लड में गई तो कुछ न कुछ इफेक्ट दर्शाएगी कि नहीं ज्यादा, तो सबसे पहले वहां कौन रिलीज होगा, हिस्टामिन बहुत ज्यादा मात्रा में। पहले कम मात्रा में रिलीज हो रहा था तो एक जगह एलर्जी हो रही थी, अब तुम्हारा ये बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो पूरी बॉडी में फैलेगा कि नहीं फैलेगा, और पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे, रेड धब्बे। क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हिस्टामिन क्या करेगा, वेजोडाइलेशन का काम करेगा कि नहीं, और वेजोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, धमनी की साइज क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, तो ब्लड ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो रेडनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही क्रिया, प्रदा क्रिया जो मैंने समझाई थी वही होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत है क्या। अब चलो आगे की तरफ, अगला समझना, सब प्रतिरक्षा रोग। कौन सा रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है समझना, तुम इसे नाम से ही समझ सकते हो। एलर्जी जैसे तुम गुस्से से समझ सकते हो, इसको इसके नाम से समझ सकते हो, तुम्हें रटने नहीं है प्रोसेस को, जहां तक हो इसे लाइफ के अंदर जैसे तुम्हें लर्न कर सके हो, अपने लाइफ के आसपास तुम्हारे वातावरण में जो क्रिया हो रही है उससे कनेक्ट करना स्टार्ट करो बायोलॉजी को। जिस दिन तुम ये करना सीख गए तो बायोलॉजी बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें कनेक्ट करने की हैबिट आनी चाहिए। एक बार कनेक्ट करो, दूसरी बार अपने आप कनेक्ट होती चलेगी, और बहुत इजी स्मूथ वे में तुम बायोलॉजी खत्म कर सकते हो। अब सुनना क्या होता है, सब का मतलब क्या होता है, सेल्फ। जब तुम्हारा सेल्फ इम्यून सिस्टम किसको मारना स्टार्ट कर दे, खुद को। तुमने कभी देखा होगा, तुम कभी अभी जैसे टेस्ट पेपर था और तुम क्वेश्चन आते हुए गलत करके आते हो कि नहीं आते, तो फिर क्या करते, थप्पड़े ले लेके कान पेड़ में मारते हो कि अरे अरे भाई साहब, ऐसे सिर हाथ पकड़ के ऐसे फोड़ दो, ठीक है ना। और ये काम बहुत अच्छे से कौन करता है, समझ गए बात मेरी। तो यहाँ पे देखो, जब तुम खुद को गालियां देना स्टार्ट कर दो, खुद को मारना स्टार्ट कर दो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। समझ गए बात मेरी कैसे, जब तुम्हारी इम्यून सिस्टम की सेल, जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की सेल में और दूसरे में विभेद नहीं कर पा रही है, ये खुद की सेल है कि दूसरे की सेल है ये इसको पता ही नहीं चल रहा है, और वो दूसरे की सेल की जगह किसको मारना स्टार्ट कर दे, खुद की सेल को मारना स्टार्ट कर दे। और जब वो खुद की सेल को मारना स्टार्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सप्रतिरक्षा रोग। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने जो अभी बोली वही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। जब कोई इम्यून सिस्टम
स्वयं तथा दूसरे की सेल में विभेद नहीं कर पाता और स्वयं की सेल को मारना स्टार्ट कर देता है। तो इसी प्रकार के रोग को अपन क्या बोलते हैं? सप्रतिरक्षा रोग। तो ये काम यही तो कर रही है, देखो अब खुद की सेल पड़ी है और क्या कर रही है? खुद को ही मारना स्टार्ट कर रही है। कौन मारना स्टार्ट कर रही है? समझ गए बात मेरी? तो जब ये खुद को मारना स्टार्ट करेगी और खुद की सेल को मारना स्टार्ट कर देगी और खुद की सेल मर भी जाएगी तो तुम्हें क्या हो जाएगा? डिजीज। और उसी डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? सप्रतिरक्षा रोग। और बहुत सारे सप्रतिरक्षा रोग है जो तुम्हें अच्छे से लर्न करने, याद करने। पहला कौन सा है? ग्रेव्स। दूसरा कौन सा है? हाशीमोटो। तीसरा कौन सा है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चौथा कौन सा है? माइसेमिया ग्रेविस। और पांचवा कौन सा है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। 5 नाम तुम्हें अच्छे से लर्न करने, अच्छे से याद करने। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? हाशीमोटो रोग समझ लो। वैसे आएंगे 1-2 रोग है तुम्हारे सिलेबस में, अपन पढ़ेंगे जहाँ पर है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें ग्रंथियाँ पढ़ाई हुई नहीं है तो यहाँ तुम्हें समझ में आएगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं तो यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देता। लेकिन ना हाशीमोटो का तुम पूछ रहे हो, मैं बता देता हूँ हाशीमोटो में क्या होता है।